जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने अफवाह तंत्र का वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो, यूट्यूब की सबसे शानदार और दमदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपको नदी तंत्र के बारे में व्याख्यान से समझ में आ जाएगी। जिससे हम लोग बात करते हैं अफवाह शब्द का। कह रहा है कि अफवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत की भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएँ आकर एक साथ मिल जाती है और साथ ही एक मुख्य नदी का निर्माण करते। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि अपवाह तंत्र एक मुख्य नदियों का मेल होते हैं। जब एक नदियाँ मुख्य नदी में आकर के छोटी छोटी नदियाँ आपस में आकर के मिलती है तो एक अपवाह तंत्र या जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय में होते हैं, यानी कि जब नदियाँ आपस में मिल कर करके किसी समुद्र या सागरों में के साथ जलाशय में जा कर के मिल जाती है तो वो अपनी समुद्र या महासागर का निर्माण करती है। कहते हैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब कि एक नदी तंत्र के बारे में बता रहा है कि जिस क्षेत्र में अपवाहित होती है उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करते हुए पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो या ऊंची भूमि या दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों के एक दूसरे से अलग करते हुए इस प्रकार के उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। जिससे इस प्रकार हमें देखा गया है यहाँ पर कि एक छोटा सा एक धारा के रूप में दर्शाने का काम कर रहा है कि एक बड़ी मुख्य नदियाँ हैं जो छोटी छोटी जल विभाजन को छोटी छोटी नदियों के साथ जोड़ने का कार्य करती है। हमें कह रहा है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो अभी के डेट में हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपवाह द्रोणी की बात करते हैं तो गंगा नदी की है। मतलब विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। मिस्र की नील नदी की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मानी जाती है। भारत में अपवाह तंत्र के नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होती है। आधार पर भारतीय नदियों को दो वर्गों में बांटा गया। हम लोग बात करते हैं आगे कि भारतीय नदियों को अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं तो दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हिमालय की नदियाँ और सेकेंड ऑफ ऑल कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहला हो गया हिमालय की नदियाँ और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदी। पर हिमालय की नदियाँ में वैसी नदियाँ आती हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ में वैसी नदियाँ आती हैं जो यानी कि भारत के अंदरूनी भागों से निकलने का काम करती है। कह रहा है कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है। बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हिमालय में जितना भी नदियाँ बहती हिमालय से वह सब नदियाँ 12मासी होती है। कह रहा है इसके अतिरिक्त ऊंचे पर्वत के पिघलने पर हम हिम द्वारा ही जल प्राप्त होते हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करता है। गॉर्ज का मतलब यहाँ पर बात ये कह रहा है कि गॉर्ज यानी नदियाँ एक पहाड़ को काट करके संकरानुमा स्थान बना लेता है या गड्ढा बना लेता है, उससे हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। कहता आगे कि हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक की लंबी रास्ते को तय करती है। ये अपनी मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है और अपने साथ ही भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू अपवहन करती है। बात कर रहा है यहाँ पे कि नदियाँ जो पर्वतों से निकल करके आती है वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कंकर, बालू, पत्थर, हर एक प्रकार के सिल्ट का निर्माण करती है और वह ला करके एक मैदानी भाग जहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। कहते हैं कि एक विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। कहते हैं अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं। इसमें हमें देने का कार्य करा कि एक प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्था की अर्धस्थल शैल रचना पर आधारित है। यह ध्रुवाकृत, जालीनुमा, आयताकार एवं अरीय अपवाह तंत्र होते हैं। यानी कि इस प्रकार की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे नदियाँ चार तरह से प्रवाहित होती है। पहला बात हमें बोल रहा है यहाँ पे कि मुख्य धारा में ध्रुवाकृत नदियाँ, मतलब कि एक नदी जो होती है इस क्षेत्र में बताने का काम कर रहा है कि यहाँ पे एक मुख्य धारा होती है, उसके बाद छोटे छोटे सहायक धारा से जुड़ करके आगे बढ़ने का कार्य करती है। दूसरा बात हमें कहता है जालानुमा अपवाह,
जिलानुमा अपवाह का मतलब वैसा अपवाह जो एक मुख्य धारा होती है जो समानांतर क्रम में आगे बढ़ने का कार्य करती है। एक नदियाँ दूसरे अपवाह यानी दूसरे छोटे छोटे छोर से वो आगे बढ़ने का कार्य करती है या समानांतर क्रम में एक दूसरे से नदियाँ जुड़ने का काम करती है। थर्ड में बताया गया आयताकार अपवाह। आयताकार अपवाह का मतलब होते हैं कि वह नदियाँ जब मैदानी भाग में आती है तो वह आयताकार चरखुट बना करके चार यानी कि रेखा बना करके वह प्रवेश करने का आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं अरीय अपवाह। अरीय अपवाह जो है नदियाँ, यह नदियाँ आगे चल कर करके यह पर्वत के आकार के थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर चढ़ने का काम करती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का कार्य करती है। कहता अपवाह आयताकार आगे कहता है कि आयताकार अपवाह प्रति पर्वत संधि है। दोस्तों इस बात से आपको यह पता चला होगा कि हमें नदियों को तंत्र जो आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ती है और बढ़ने के साथ साथ जो गाद या सिल्ट लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करती है, उसमें नदियां विभिन्न प्रकार से यानी 4 क्षेत्रों में बांटने का कार्य करती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नदी तंत्र में, नदी तंत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र में नदी विभिन्न अवस्था में बहती है। नदी एक गॉर्ज के निर्माण करता है, नदी गोखुर झील का निर्माण करता है, नदी डेल्टा का निर्माण करता है, नदी विसर्प की निर्माण करती है निचली भाग। इससे हमें बात कर रहा है मध्य भाग। विसर्प का मतलब होता है यहाँ पे सांप की आकृतियों की वो जैसे बना कर करके नदी मैदानी भाग में आने के बाद वह सर्प की आकार की बना करके वह आगे बढ़ने का कार्य करती है। एंड आगे बोल रहा है डेल्टा का निर्माण कर रहा है। डेल्टा का अर्थ हमें होते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा का मतलब होता है कि जब कोई नदियाँ हिमालयी नदियाँ हो या अपवाह या किसी भी प्रकार की नदियाँ हो, जब वह नदियाँ यानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो बहुत सारे गाद या लेकर के अपने साथ बहती है। और उसके क्रम में उन्होंने जिस जगह पे जिस क्षेत्र में वह डस्ट को ला करके जमा कर देता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। एंड अगला भाग हमें गोखुर की बात कर रहा है, यानी कि जब नदियाँ एक क्षेत्र में जब आगे बहती है और ऐसे कर करके मुड़ करके जाती है, तो यहाँ मुड़ने के बाद जब नदियाँ ऐसे बहते बहते वो अपने क्षेत्र से पार करती है, इसमें काटान बिंदु में जो बचा हुआ पानी होते हैं वह एक गोखुर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हमें आगे बताने का बात करते हैं कि नदियाँ का स्रोत कहते हैं कि ये अपने गर्भ मार्ग के ऊपर तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू संवहन करती है। कहते हैं आगे कि मध्य एवं निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियाँ का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। कह रहा अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। बात हमें कह रहा है कि जितना भी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, अब तो हम लोग हिमालयी नदियाँ की बात कर लिए कि हिमालय नदियाँ, लेकिन अब तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी की। उससे पहले हिमालय नदी कुछ चर्चा और कर लेते हैं हम लोग। हिमालयी नदियाँ से निकलने वाली मुख्य नदियाँ सिंधु हो गई, गंगा हो गई एंड ब्रह्मपुत्र नदियाँ हो गई। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सिल्ट और गाद लेकर के आती है। कहते हैं हम आगे कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती है क्योंकि वो मौसम के अनुकूल बहने का कार्य करती है, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियां का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय में नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ की लंबाई कम तथा छिछली होती है। कह रहा है कि हिमालयी नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ की लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है, क्योंकि वह नदियाँ एक प्रायद्वीपीय नदी कहलाते हैं और मौसम के अनुकूल बहती है। अगर वह किसी खारे ढलान से होकर बहती तो वह भी पूरे तीव्र गति से और हवा के साथ बहने का कार्य करती। कहते हैं आगे इनमें से कुछ केंद्रीय भूमिगत से निकलती है तथा पश्चिमी की तरफ बहती है। या क्या आप इस प्रकार के 2 बड़ी नदियां का पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बहती। एक बात आपको बता दें दोस्तों कि हमारे देश में 2 ऐसी भी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। उस नदियाँ को हम ब्रह्मपुत्र और उस नदियाँ को हम यानी कि नर्मदा और तापी नदी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालयी नदी के बारे में हम बात करते हैं तो कह रहा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है, अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकार इनमें से मिलती है। किसी नदी तथा इसकी सहायक नदी तंत्र कहलाता है, यानी एक या एक से अधिक नदियां आपस में मिल करके आगे बढ़ने का कार्य करती है, नदी तंत्र कहलाती है। आगे बात करते हैं सिंधु नदी की।
अतः सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के में है। यानी सिंधु नदी मानसरोवर से निकल करके तिब्बत यानी मानसरोवर झील के तिब्बत से निकल करके आगे यानी कि यह दक्षिण की ओर बहने का कार्य करती है। कहता पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। यह नदी जैसे ही तिब्बत से निकलते थे, तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके आगे बढ़ने का कार्य करती है, तो यह पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदियाँ भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गौर्ज का निर्माण करती है। अगर तई क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इन नदियों से मिलती है। बात हम लोग करते हैं कि ये जो जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा जो नदियाँ हैं यह सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है। कहते हैं कि सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है। सतलुज नदी ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम यह भी यानी सिंधु की सहायक नदी माना जाता है। आपस में मिलकर पाकिस्तान में के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की, तो यह नदियाँ यानी कि तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके और यह पश्चिम की ओर बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है और प्रवेश करके वहाँ एक गॉर्ज का निर्माण करती है। उस गॉर्ज का नाम है गिलगिट गॉर्ज और गिलगिट गॉर्ज का निर्माण करके वह आगे बढ़ने का काम करती है, जो कि सीधे पाकिस्तान की ओर जाती है। और आगे बढ़ते हुए यह नदियाँ अपने सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज में से हो करके आगे बढ़ती है और यह पाकिस्तान में जा करके पाकिस्तान के मिठान कोट में यह मिलती है। पाकिस्तान के मिठान कोट में जा करके यह मिलती है तथा सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अतः यह कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाता है। कह रहा है दोस्तों कि यह नदियाँ दक्षिण की ओर मिठान कोट से दक्षिण की ओर बहते हुए यह कराची में के पास जा करके अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान ढाल बहुत धीमी होती है। सिंधु द्रोणी के 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। इसकी लंबाई दोस्तों लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक मानी जाती है, जो एक हिमालयी नदी है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो यह है हमारी मैप के सहारे बताने का कार्य कर रहा है कि देखिए तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके यह सीधे सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ आकर करके आपस में मिल जाती है। और जितना भी इसके सहायक नदी है यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास सब आ करके यहाँ मिठान कोट में मिल जाती है। मिठान कोट में मिलने के बाद यह सीधे दक्षिण की ओर बहते हुए यह अरब सागर में आकर गिर जाती है कराची के पास। कह रहा आगे कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान में के द्वारा एक सिंधु जल समझौता किया गया था। सिंधु जल समझौता अनुच्छेदों के अनुसार बात कर रहे हैं हम लोग कि 1960 की दशक की बात करें। 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल केवल 20% का ही उपयोग कर सकता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसके अनुसार यानी कि इसमें एक बात कहा गया कि भारत ने सिंधु नदी की पानी ओनली फॉर 20% ही उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा 80% जल इसका यानी पाकिस्तान इसका यूज कर सकते हैं। अतः इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई के लिए करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, तो हमें उतना ही था, बट अब बात करते हैं हम लोग भारत की सबसे पवित्र और जानी मानी नदियाँ जो गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। कहता है दोस्तों कि गंगा नदी का मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। यह भागीरथी, गंगोत्री यानी हिमानी से निकलती है और यह अलकनंदा उत्तरांचल में के देव प्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करता है। दोस्तों कुछ बात करें तो हमारा गंगा का मुख्य धारा जो यह हिमालय से निकलती है, जो हिमालय उत्तराखंड जो भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और यह अलकनंदा उत्तराखंड के पास देव प्रयाग में आकर मिलती है। यह दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यह हरिद्वार के पास जैसे ही आती है तो यह नदियाँ यानी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके यह यानी कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आगे कहते हैं हिमालय से
हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ये सब गंगा की ही सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। कहते हैं दोस्तों कि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा की दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में आकर करके यानी गंगा में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में आकर गंगा मिल जाती है। कहते हैं दोस्तों घाघरा बात करते हैं घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी यह नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होती है। लेकिन ये नदियाँ मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करते कृषि योग्य भूमि बना देती है। बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग आगे बात करते हैं इस नदियाँ की, कि जैसे हो गया कोसी हो गया जो बिहार का शोक माना जाता है, गंडक हो गया और घाघरा हो गया। ये सब नदियाँ विनाशकारी नदियाँ के रूप में मानी जाती है। इसे क्या करते जो मिट्टी को उपजाऊपन और कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय भूमि, उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है। इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि यह नदियाँ बहुत छोटी होती है, इसकी वजह से इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। बात करती है आगे दोस्तों कि ज्ञात कीजिए कि यह नदी कैसे और कहाँ गंगा में मिलती है। बात कहाँ रहा यहाँ पे हमारे दोस्तों कि यह नदियाँ गंगा में कहाँ मिलती है। आगे चलते हैं, वो लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग पता करते हैं कहाँ है गंगा में आकर के मिलती है। कहता है कि बाएं तथा दाहिनी किनारे की सहायक नदियाँ के जल में परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यानी बात करता है हमें दोस्तों कि गंगा नदी के बारे में बात कर रहा है कि जो दाहिनी से और निकलने वाली नदी है पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। यह नदी की दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों आगे कि गंगा नदी जो यानी गंगोत्री से निकल कर आगे की ओर बहती हुई, इसमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि एक सहायक नदियाँ के साथ ये आगे बहती है। और जो देखिए यह आकर के अलकनंदा में देवप्रयाग में यह नदियाँ मिलने का काम करती है। देवप्रयाग में आकर के भागीरथी से मिलती है और आगे बढ़ने के बाद यह नदियाँ मैदानी भाग में आकर के मिल जाती है और तीव्र गति से ढलान के साथ बहना शुरू करती है। कहते आगे दोस्तों कहते कि गंगा नदी कहते हैं दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र के विलीन हो जाते हैं। पहले मेघना के नाम दिया था। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ऐसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद मिलने से पहले इनका नाम क्या हो जाता है। यानी कि जैसे ही गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है यानी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। कहते हैं कि इस नदी का नाम मेघना से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली बृहत नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो नदी की हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यह सुंदरबन डेल्टा के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में यह सुंदरबन डेल्टा के रूप से जानते, क्योंकि यहाँ सुंदरबन बहुत सारे दोस्तों ने सवाल करते हैं कि सुंदरबन डेल्टा ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सुंदरी के वृक्ष पाई जाती थी, इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम जाता है। कहता है सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आगे यहाँ पर इस पे बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पूरे विश्व की रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। इस नदी में यहाँ पे बात करते हैं आगे कि बंगाल की टाइगर ही पाए जाते हैं जो विश्व की सबसे तेज और सबसे यानी कि बड़ी डेल्टा के रूप में माना जाता है। तो हम आगे बात करते हैं इसमें कि गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर, सिंधु
गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजन पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। यानी गंगा नदी की लंबाई अंबाला से सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर माना जाता है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर, क्योंकि यह बहुत कम ढाली नुमा संरचना के साथ आती है, क्योंकि यह देवप्रयाग में आने के बाद यानी कि देवप्रयाग में आने के बाद यह मैदानी भाग में मिल जाती है। दूसरे शब्द में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों को अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम लोग देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी में से मानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर माना जाता है। यह नदी हिमालय के गंगोत्री से निकल करके बहती हुई यह हरिद्वार के पास आती है और यह मैदानी भाग में मिल करके बहते हुए सीधे यह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम मेघना पड़ जाता है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है और मेघना पड़ने के बाद यह जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। सुंदरबन डेल्टा जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। आगे हम लोग एक बात करते थे दोस्तों, गंगा नदी की बात कर रहे थे कि आज तक से हम लोग 5 साल या 7 साल पहले तक हम लोग जानते थे कि भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है तो गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। लेकिन अभी की बात करते हैं कि एक नदियों पर बनाए गए बांध या पुल की बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं नदियों पर बनाए गए ब्रिज सेतु पुल की बात करते हैं। तो यह पहले सबसे गंगा पर बनाई गई महात्मा गांधी सेतु थी, नदी पर बनाया गया था महात्मा गांधी सेतु पुल। लेकिन आज ऐसी बात नहीं। आज हमारे भारत में एक बड़ी नदी पुल जो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी पे बनाया गया है, इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के पूर्व सिंधु नदी सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्गे भारत से बहती है। यह भारत में बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई नामचा बरवा शिखर पे 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और यह भी सिंधु और सतलुज के बगल से ही निकल करके यह सीधे पूरब की ओर प्रवाहित होती है और ये आगे सीधे एकदम बहती हुई तिब्बत में आगे आकर के नामचा बरवा पर्वत जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, वहाँ पर यू आकार की घाटी बनाकर ABCD के अक्षर यू आकार की घाटी बना करके वह भारत में अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं कि अब नामचा बरवा पर्वत के पास 7757 मीटर की ऊंचाई के पास काट करके गॉर्ज बनाते हुए यू आकार की घाटी के साथ ये भारत में प्रवेश करती है। कहते हैं दोस्तों कि यह दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियों से इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र के नाम जाता है। जिस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह नदियाँ आगे जब असम में आती है तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम जानती है। लेकिन यह जैसी तिब्बत में होती है दोस्तों, तो तिब्बत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र न होकर के इसका नाम सांगपो होता है। उससे जैसे ही आगे बढ़ती है और यू आकार को घाटी बना कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है और दिहांग से बगल में ही दिबांग हो जाते हैं। इससे पास एक लोहित नदी गुजरती है। लोहित नदी पर ही एक भारत की सबसे ओवर ब्रिज सेतु बड़ी सेतु पुल जो 2016 में बनाया गया था, उसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। उसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो भारत की सबसे बड़ी सेतु पुल माने जाते हैं। जो यह 2 शहर यानी अरुणाचल प्रदेश के 2 शहर ढोला और सदिया से जोड़ने का कार्य करती है। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं
कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ के इस नदी को जल को सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कह रहा कि दोस्तों आगे कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपरी की बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियां के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण के मात्रा बहुत अधिक होती है। कहते हैं इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा मार्ग परिवर्तित करती है। दोस्तों एक बात करते हैं हम लोग कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की बात की अत्यधिक मात्रा में सिल्ट को अपने साथ लेकर आती है और यह नदियों को धारा को ऊंची नदियों को बना करके या गाँव तथा उसको अलग क्षेत्रों में प्रवाहित करने का कार्य करती है। तो हम लोग बात कर लिए ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया हिमालय की जितना भी नदियाँ थी दोस्तों उसके बारे में हम बात करें कि हिमालय की कितनी नदियाँ मुख्य नदी के रूप में माना जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी। जो कि सिंधु नदी की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु नदी अवध तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु नदी भारत की में ओनली फॉर इसका 20% ही जल हम लोग उपयोग करते हैं तथा 1960 के समझौता के द्वारा सिंधु नदी का जल 80% जल पाकिस्तान ने यूज करता है। उसके बाद बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी या गंगोत्री से निकल कर आगे बढ़ते हुए जो कि भारत से पार कर या 2500 किलोमीटर की यात्रा को फासला को पार करते हुए या ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में मिलती है, जिसका जहाँ पर इसका नाम मेघना पड़ जाता है। दोस्तों एक बात की और बात आपको करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना हो जाती है और यह गंगा और जमुना आपस में मिलने के बाद इस नदी का नाम मेघना पड़ जाता है। सो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई हमारे, अब प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं। दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी भारत मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होती है, जो पश्चिम घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम मुख्य नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों इस 4 नदियों की बात करते हैं तो यह नदियाँ यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश आकर के मिल जाती है, जो एक प्रायद्वीपीय नदी है। कहते हैं कि पूर्व में की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाटों से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती है। और दोस्तों इस नदियों की बात करते हैं तो यानी कि इस नदी बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदी में, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये नदियाँ पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। सो बात करते हैं दोस्तों कि पश्चिम की तरफ बहती हुई ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि भारत की कौन सी ऐसी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, तो हम लोग नर्मदा और तापी जवाब देंगे। प्रायद्वीपीय नदी के प्रवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। यानी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय नदी जो होती है आकार में छोटा होती है, क्योंकि यह सतत वाहिनी नदियाँ नहीं होती है, यह ओनली फॉर मौसमी नदियाँ होती है। और मौसमी नदी होने की वजह से इसका आकार भी छोटा होते हैं और ज़्यादा फैलाव भी नहीं कर पाती। लेकिन मौसम के अनुकूल यानी कि वर्षा ऋतु में यह नदियाँ अपना रौद्र रूप ले लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि नर्मदा नदी यानी किस पहाड़ी के निकट से होकर बहती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से होकर बहती है।
यदि ऐसे ना पूछ करके दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि अमरकंटक पहाड़ी से किन दो नदियों का बहाव होते हैं, तो नर्मदा नदी और तापी नदी। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश का निर्माण करती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर से बहते हुए तथा जहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछते हैं हमारे दोस्तों कि कौन सी ऐसा नदियां हैं जो एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है, तो हम लोग बात करेंगे कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी सी है, जिसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नहीं दोस्तों, नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं जो समकोण पर मिलने का काम करती है, एकदम सीधे मिलती है। नर्मदा नदी द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के छोटे भागों में विस्तृत है। बात करें दोस्तों हम लोग तापी नदी की बात करते हैं, तो बात करते हैं तापी नदी की बात। तो कहते सो तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुलू तथा बतेलू जिले के सतपुड़ा श्रेणी में होती है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहते हुए, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम होती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में तथा अरब सागर पश्चिम घाट के बीच यह तटीय मैदान में बहुत अधिक संकीर्ण है। इसलिए तटीय मैदान की लंबाई बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। उन पांच नदियों को नाम बताए, जो कहता है कि उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। तो दोस्तों इसको बात करते हैं लोग कि जिस साबरमती गुजरात में बहती है। जो ये नदियाँ बहुत, जो हमारी इस नदी के बाद साबरमती नदी की बात करते हैं, इसी नदी के पास से हमारे साबरमती के पास से ही हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी यानी हमारे बापू जी के नाम से हम लोग पुकारते हैं, उन्होंने हमारे देश में यानी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के लिए निकले थे, और इन्होंने 5 अप्रैल को पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था। तो कहते हैं आगे दोस्तों कि गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में के पश्चिम घाट ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अपवाह तंत्र के सबसे बड़ी नदियों में से इसे मानी जाती है। अपवाह द्रोणी की सबसे बड़ी नदियों में से मानी जाती है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा होता है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी के 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, पेरियार, मंजरा, पेनगंगा। इनके अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बेनगंगा, मंजरा तथा ये जो नदियाँ हैं जो गोदावरी की सबसे सहायक नदियों में से मुख्य मानी जाती है, सबसे बड़ी नदियाँ मानी जाती है। विस्तार के कारण इसे दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, गोदावरी नदी को हमें दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं महानदी की बात करते हैं, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के ऊंची भूमि से उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। तो महानदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से बहते हुए या उड़ीसा में होते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की कृष्णा नदी की बात करते हैं। किसकी नदी? कृष्णा नदी की हम लोग बात करते हैं। कृष्णा नदी भी यह एक प्रायद्वीपीय नदी के रूप में माना जाता है, जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के पहाड़ी के निकट यह स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदी मानी जाती है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इत्यादि इनके सहायक नदियाँ मानी जाती है। इस तुलना में महाराष्ट्र या बहते हुए नदी यानी कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। सो दोस्तों क्वेश्चन इसे हमें ऐसे पूछने का कार्य करती है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन, तो बताने का हमें कार्य होगा कि तुंगभद्रा,
बात करते हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा इसकी मुख्य सहायक नदी माना जाता है तथा यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो दोस्तों लोग बात करते हैं कावेरी नदी की। बात करते हैं कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडुलर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर, यानी कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर। दोस्तों इसको मुख्य सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इस द्रोणी में तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। दोस्तों एक बात हमें कह रहा है, क्या आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। कह रहा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, यानी दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसमें दोस्तों बात करते हैं कि इसे शिव समुद्रम के नाम से जाने जाते हैं। भारत की सबसे दूसरा जलप्रपात जो कावेरी नदी बनाती है, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यह प्राप्त मैसूर, बंगलोर, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र विद्युत प्रदान करती है। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो ये दोस्तों इसको आप लोग गूगल मैप की सहायता से हमें बताने का कार्य कीजिएगा कि भारत की सबसे बड़े जलप्रपात कौन है। हम कमेंट में आपको हम जरूर देखेंगे इसके बारे में। इसी बड़ी नदियों में अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती होती है, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों आगे फिर हमें बात करने को कहते हैं दोस्तों कि क्या आप जानते हैं, इस बात को लेकर हमें अत्यधिक अचंभा होती है कि पृथ्वी कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल के 71% भाग जल से ढका है। बात सही है, इस बात से हमें रूबरू होना चाहिए कि पृथ्वी के 71% जल है जो हमें महासागरों में आदि मिलते हैं, लेकिन इनका 97% जल लवणीय है। लवणीय का मतलब दोस्तों खारा जल होते हैं। खारा जल 97% यानी 71% का 97% जल लवणीय माने जाते हैं। केवल 3% ही जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसके 3/4 भाग हिमानी के रूप में जमे हुए। हिमानी का मतलब दोस्तों बात करते हैं हमें कि हिमानी का रूप में जमे हुए, इसका मतलब कि यह हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय के क्षेत्रों में हिमालय पर जमा हुआ है। बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग झीलों की बात करते हैं। तो झील की बात करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड अगले वीडियो में हम लोग झील की बात करेंगे। आज भर हम लोग